Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio clear है सबके लिए? Audio clear है. So in the last class we were discussing about what? Last class में क्या कर रहे थे? क्लास कंप्लीट हो गया था हमारा. चलो आखिरी के 2-3 मटेरियल बचे हैं, उनको भी खत्म करते हैं. So next of the material to be referred is plastic. अगला जो बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास is termed as plastic. Now again, everybody of you must have used plastic or are using plastic. सबने प्लास्टिक को देख रखा होगा, सब प्लास्टिक को यूज कर रहे होंगे अलग अलग फॉर्म के अंदर. अब उसी को बस टेक्निकली एनालाइज कर रहा है. अब प्लास्टिक होता क्या? प्लास्टिक इज द मटेरियल व्हिच इज बीइंग मेड अप फ्रॉम द रेजिन, जिसको हम रेजिन से बनाते हैं. In this resin you may add fillers also, you may add plasticizer also, you may add pigment also. टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्लास्टिक को? टेक्निकली हम बोल सकते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है. सो वी कैन से टेक्निकली प्लास्टिक इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ वेरी हाई मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट बहुत ही ज़्यादा निकल के आ जाता है. अब मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसकी डीकम्पोजिशन ही पॉसिबल नहीं होती. इट्स डीकम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल. हाँ, आप इसको डिजायर्ड शेप और साइज में क्या कर सकते हो? मोल्ड कर सकते हो. आप इसको डिजायर्ड शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हीट और प्रेशर. अगर आपने इसके ऊपर हीट और प्रेशर अप्लाई किया, यू कैन गिव डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑन इट. नॉन बायोडिग्रेडेबल, हाँ, डीकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है इसकी. इट्स डीकम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए आप इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल रही हो. तो है ऑर्गेनिक नेचर का बट नॉन बायोडिग्रेडेबल है. इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. अच्छा, आर्टिफिशियल है नेचुरल है? आर्टिफिशियल है नेचुरल है? प्लास्टिक तो आर्टिफिशियल मटेरियल है. तो आर्टिफिशियल मटेरियल है. तो पहला पॉइंट तो हम ये बोल सकते हैं. सो वी कैन से व्हाट? सो वी कैन से प्लास्टिक आर organic material of high molecular weight. Organic material of high molecular weight which can be molded to any desired shape and size. So which can be molded to any desired shape and size when subjected to heat and pressure. In the presence of some catalyst. तो ये इसको टेक्निकली डिफाइन कर दिया. तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है हाई मॉलिक्यूलर वेट का. इसको आप मोल्ड कर सकते हो किसी भी शेप और साइज के अंदर जब आप इसके ऊपर हीट और प्रेशर अप्लाई कर दो. व्हेन यू अप्लाई हीट एंड प्रेशर ओवर इट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस किससे बना हुआ होता है? सो वील से इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? अभी इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा आगे आपको. सो इट इज मेड फ्रॉम रेजिन. with or without fillers. फिलर ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी ऐड करो तब भी चलेगा. क्या फंक्शन है रेजिन का, फिलर का भी देखेंगे आगे. फिलर, प्लास्टिसाइजर्स एंड पिगमेंट्स. पिगमेंट कलर इंड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू इंड्यूस द कलर.
अब सबसे कॉमन सवाल या सबसे पॉपुलर सवाल, भैया प्लास्टिक कितने टाइप की होती है और इनमें फर्क क्या होता है, जो वैसे ही सबको पता होता है, जिस ऑलरेडी नोन टू एवरीवन. सो नेक्स्ट वी कैन से प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड. प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड एज, दो फॉर्म में क्लासिफाइड है. दो फॉर्म में क्लासिफाइड है. किन दो फॉर्म में क्लासिफाइड है? एक को हम बोल देते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक को हम बोल देते हैं थर्मोसेटिंग. तो एक हमारी थर्मोप्लास्टिक है, एक हमारी थर्मोसेटिंग है. क्या फर्क है इसके अंदर? नाम से फर्क पता चल जाता है. थर्मोसेटिंग है, क्या मतलब है थर्मोसेटिंग? थर्मोसेटिंग, व्हाट रेफरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द नेम, कि दोबारा मेल्ट नहीं होगी. हाँ, एक बार आपने इसको शेप और साइज दे दी, अभी दोबारा मेल्ट नहीं होगी. कहने का मतलब है इसकी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होती. इसकी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होती है. इट्स रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल. पर जो थर्मोप्लास्टिक है उसको आप हीट करके, इसको आप हीट करके सॉफ्ट कर सकते हो और दोबारा क्या कर सकते हो? रिमोल्ड कर सकते हो. जैसे हीट करोगे सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, दोबारा क्या कर सकते हैं इसकी हम? दोबारा क्या कर सकते हैं इसकी हम? मोल्डिंग कर सकते हैं. क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो बार बार. इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. तो इसकी प्रॉपर्टी है विच मोल्डिंग कैन बी डन अगेन एंड अगेन. ठीक है. हाँ, इसी को आप रिसाइक्लेबल बोल देते हो. दिस इज टर्म्ड एज रिसाइक्लेबल. तो आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं किसी ना किसी चीज के अंदर. इसको ऑब्जर्व भी करते हो अपने शहरों के अंदर. प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है, इट इज बीइंग कलेक्टेड, और वापस इसको क्या कर देते हैं? रिसाइकल कर देते हैं. तो जिस जिसको भी रिसाइकल कर सकते हैं, तो अगर थर्मोप्लास्टिक होगी रिसाइकल हो जाएगी, थर्मोसेटिंग होगी रिसाइकल नहीं होगी. अच्छा, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है. आप चेक करना, जितने भी प्लास्टिक के आपको मटेरियल मिलेंगे उन सबके ऊपर साइन बना हुआ होगा. उन सबके ऊपर साइन बना हुआ होगा. ये बना के देते हैं, 3 एरो बना के देते हैं उसके ऊपर. ये मतलब है बताने का ये कैसी है, कि ये रिसाइक्लेबल है यानी थर्मोप्लास्टिक है. तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब अगर ये नहीं बनाया तो पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आज के टाइम पे तो 1000 जगहों पे यूज करते हो आप इसे. तो हम पहले ये साइन बना के रखते हैं कि भैया ये रिसाइक्लेबल है, ये रिसाइक्लेबल नहीं है. हाँ, ऐसा ही साइन आता है. दिखा देना कोई भी एक रियल पिक्चर दिखा देना इसकी. सो थर्मोप्लास्टिक. सो फर्स्ट इज thermoplastic. Thermoplastic. So we'll say it softens on heating and hardens on cooling. And hardens on cooling. That is their hardness. That is their hardness is a temporary property. Hardness is a temporary property. Temporary property. तो इनकी जो हार्डनेस है वो एक टेम्परेरी प्रॉपर्टी है. Subjected to subjected to change with subjected to change with rise or fall. Subjected to change with rise or fall of temperature. Rise or fall of temperature. And can be brought again to and can be brought again to and can be brought again to plastic stage on heating. And can be brought again to plastic stage on heating. तो उसको आप दोबारा प्लास्टिक स्टेज में ला सकते हो ऑन हीटिंग.
So this was the symbol being talked about. इस symbol की हम बात कर रहे थे पीछे. तो इनकी जो हार्डनेस होती है टेम्परेरी प्रॉपर्टी होती है, आप इसको दोबारा हीट करके मेल्ट कर सकते हो. नोटेड. नोट कर लिया. इसके अपोजिट कौन सी प्लास्टिक है हमारे पास? थर्मोसेटिंग है. नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग. नेक्स्ट थर्मोसेटिंग की कहानी लिखो. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज थर्मोसेटिंग. अच्छा, पीछे एक पिक्चर भी आई है थर्मोप्लास्टिक की और थर्मोसेटिंग की, दोनों की पिक्चर भी ये खत्म करके बता दूंगा, तो एक साथ दोनों में दिख भी जाएगा आपको. सो वी कैन से it can't be reused. So it can't be reused as it requires what? It can't be reused as it requires what? As it requires great pressure. Great pressure. So it can't be reused as it requires great pressure and instantaneous heat and instantaneous heat during molding and finally get hardens on cooling. Next point of reference. Next point क्या है? Next point ये बोल रहा है the chemical reaction. The chemical reaction in this process. The chemical reaction in this process can't be कहाँ गया eraser? Can't be reversed. The chemical reaction in this process can't be reversed. ये reverse नहीं हो सकती. Hence once solidified, एक बार ये solidified हो गया, it can't be softened. इसको दोबारा सॉफ्ट नहीं कर पाओगे. ये डिफरेंसेस निकल के आया दोनों के अंदर. और ये फोटो देख लो. Two pictures are available. एक ये है डिफरेंस थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक में, एप्लीकेशंस दिखा रखे हैं, और एक ये है.
डन. डन डनाडन. सो डन डनाडन. नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब कॉन्स्टिट्यूएंट पीछे बता दिए थे. रेजिन था, फिलर था, प्लास्टिसाइजर थे. चलो जगह है यहीं पे डालते हैं. So next of the point of reference. Next of the point of reference is constituents of plastic. Constituents of plastic. Constituents of plastic. अब खूब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लास्टिक के, एक एक करके उठाते हैं. पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, ये रेजिन हमने और कहाँ पे यूज किया? वेयर एल्स वी हैव यूज्ड दिस रेजिन? अभी पेंट में करके आए हो, फिर अभी कल ग्लास में भी किया था, तो परसों हमने पेंट में किया था, फिर ग्लास में भी किया था. सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम थ्योरी. रेजिन इन केस ऑफ द प्लास्टिक एक्ट एज अ बाइंडर. ये बाइंडर की तरह काम करता है, जैसे व्हीकल पेंट में बाइंडर की तरह काम करता है, यहाँ पे रेजिन बाइंडर की काम करता है. ये क्या करके रखता है? जो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको होल्ड करके रखता है. जो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको होल्ड करके रख लेगा. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो थर्मोसेटिंग वाले रेजिन होते हैं वो लीनियर होते हैं. जो थर्मोसेटिंग वाले रेजिन होते हैं वो लीनियर पॉलीमर होते हैं. पर जो हमारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो कंपैरेटिवली कैसे मिलेंगे आपको? वो कंपैरेटिवली कैसे मिलेंगे आपको? वो कंपैरेटिवली कैसे मिलेंगे? सिंपल मिलेंगे, क्योंकि हीट करने में क्या कर जाते हैं? वो वापस मेल्ट हो जाते हैं. तो ये जो पॉलीमर है थर्मोसेटिंग वाले, ये मेल्ट नहीं होते हैं दोबारा हीट करने पे, क्योंकि एक बार ये सॉलिडिफाई हो जाए, रिएक्शन हमारी इरिवर्सिबल है. पर अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक की, दैट विल बी कंपैरेटिवली सिंपलर, वो सिंपल निकल के आ जाते हैं. तो इसका काम क्या है? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को होल्ड करके रखना. सो वी से दैट इट act as an binder. It act as a binder for holding. It act as a binder for holding different constituents of different constituents of different constituents of different constituents of plastic together, thereby imparts what? Strength. Thereby imparts strength to it. So thereby imparts strength to it. ये हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया. नेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पीछे है प्लास्टिसाइजर. और कहाँ पर यूज कर रखा है प्लास्टिसाइजर को? Where else we have taken the help of plasticizer? We have talked about plasticizer in concrete, cement. We have talked about plasticizer. ये पेंट में भी आया था प्लास्टिसाइजर, तो वहाँ पे एडमिक्सचर था, अभी पेंट में भी बताया था. We use this plasticizer in the paint also. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर भी उसी काम के लिए होता है. प्लास्टिसाइजर ऐड किया जाता है पेंट में उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए, और उसकी टफनेस को एनहांस करने के लिए. So plasticizers are being added in the plastic in order to modify its strength, in order to modify its flexibility, in order to modify its toughness. तो ये प्रॉपर्टी अगर एडिशनली इंड्यूस करानी है, we take the help of the plasticizer. So we'll say it modifies. क्या मॉडिफाई करता है? It modifies plastic. It modifies plastic to impart. It modifies plastic to impart desirable combination of strength, flexibility and toughness.
So it modifies the plastic to impart the desirable combination of strength, flexibility and toughness. ये इसका बेसिक फंक्शन निकल के आ जाता है. तो शुरू में क्या डिस्कस किया था कि रेजिन के अंदर आप फिलर मिला भी सकते हो, फिलर नहीं भी मिला सकते हो. तो वहां से पता चला कि एक और इंग्रेडिएंट है, क्या है? फिलर. सो नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज फिलर. इसको आप ऐसे समझ लो, ये सैंड की तरह काम करता है मोटार में. क्या काम था सैंड का मोटार के अंदर? क्या काम था? वॉल्यूम बढ़ाना, कॉस्ट घटाना, स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट करना. ये था रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ. सेम वही काम ये करता है, एग्जैक्टली सेम पर्पस. श्रिंकेज घटाना, इट रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ द मोटार. सेम वही काम फिलर भी यहाँ पे करता है. तो हम फिलर को ऐड करते हैं प्लास्टिक के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट करने के अंदर, उसकी श्रिंकेज को घटाने के अंदर, उसकी कॉस्ट घटाने में, या उसकी टोटल क्वांटिटी बढ़ाने के अंदर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस क्वांटिटी. ये जो हमारी सैंड है, इसकी प्रोपोर्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? जो हमारा मोटार था, कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? आपने 1:1 का भी मोटार देख लिया था, और मेरे ख्याल से 1:6, 1:7 का भी मोटार देख लिया था. तो 1:6, 1:7 का मोटार मतलब 85% सैंड है. 85% आपने सैंड डाल रखी है उसके अंदर. तो 50% से चालू होता है, 85% तक सैंड काम कर जाता है मोटार में. सेम कहानी है. ये भी अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास होता है प्लास्टिक के अंदर. अगर आप प्रोपोर्शन निकालोगे फिलर की, 50% के आसपास इसको भी ऐड कर सकते हैं. काम वही है सारे. तो एक एनालॉजी बना के दिखा दी याद करने के लिए आपके. सो वी कैन से it is added, we can say it is added up to 50% of the, it is added up to 50% of the 50% of the molding mixture. 50% of the, so it is added up to 50% of the molding mixture molding mixture to increase the hardness, to increase the hardness, strength, hardness, strength, reduce what? Shrinkage. Reduce the shrinkage of the plastic. Reduce the shrinkage of the plastic. ये फिलर का काम निकल के आ जाता है. Next slide. Noted. चलो, फिलर हो गया. Next of the ingredient. Next of the ingredient is pigment. पिगमेंट को यूज कर रखा है हमने पेंट के अंदर. द पर्पस ऑफ द पिगमेंट वाज जो भी सरफेस इरेगुलरिटी है उसको ओवरकम करना. दूसरा, पिगमेंट का काम था कलर इंपार्ट करना. द पर्पस ऑफ द पिगमेंट वाज टू इंपार्ट द कलर. यही पिगमेंट हमने कल ग्लास में भी यूज किया था, यही पिगमेंट यहाँ पे प्लास्टिक में भी यूज होता है. तो इसका काम भी क्या होता है? डिजायर्ड कलर अचीव करना. सो विल से इट इज एडेड टू अचीव द desired color.
पिगमेंट का काम भी होता है डिजायर्ड कलर को अचीव करना, टू अचीव द डिजायर्ड कलर। सो डिजायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड कलर। पेंट, ग्लास, प्लास्टिक, तीनों में सेम काम है इसका, एग्जैक्टली सेम पर्पस। एंड द लास्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज, आखिरी इंग्रेडिएंट जो हमारे पास वो है लुब्रिकेंट। Last of the ingredient being found in the plastic is termed as lubricant. From the name, what can be referred? From the name, what can be referred? इस lubricant को हम यूज करते हैं कंक्रीट के अंदर भी। कंक्रीट में कहाँ यूज करते हैं? कंक्रीट के टेस्ट में जाना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर। इनफैक्ट टेस्ट परफॉर्म भी कर रखा होगा आपने, तो अपनी लैब में सब में कराया जाता है कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जब भी कंक्रीट को फिल करते हैं मोल्ड के अंदर, उसके चारों तरफ ऑयल लगाया जाता है। पर्पस होता है ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो मोल्ड से चिपक नहीं जाए, इट डज नॉट फिक्स विद द मोल्ड। सेम कहानी यही है लुब्रिकेंट की। इसका फंक्शन भी प्लास्टिक में बस यही है। तो हम लुब्रिकेंट को लगाते हैं मोल्ड के चारों तरफ ताकि प्लास्टिक किसके नहीं चिपक जाए, ताकि प्लास्टिक हमारे मोल्ड के चिपक नहीं जाए। तो सेम वही फंक्शन है जो आपको पीछे कंक्रीट में बता रखा होगा। सो विल से इट इज यूज्ड, it is used it is used to make the it is used to make the molding it is used to make the molding of the plastic easier and to prevent and to prevent and to prevent sticking of the material or ingredients to the mold, materials to the mold. So for every of the ingredient, चाहे कोई सा भी ingredient कराओ, बीच में एनालॉजी बना के दिखाइए आपको हमेशा कि आप रिलेट कर पाओ सारी चीजों को आपस में। क्यों? अब तो खूब सारे मटेरियल है, खूब सारे मटेरियल है, इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट ओवरलैप होते रहते हैं, दे ओवरलैप विद ईच अदर। कर लिया सबने? प्रिवेंट के बाद क्या लिखा है? स्टिकिंग। प्रिवेंट के बाद लिखा हुआ है स्टिकिंग, चिपकना। डन। So this completes your plastic. नेक्स्ट दो मटेरियल बच जाते हैं इसके बाद। दो मटेरियल, एक बिटूनस मटेरियल है और एक एस्बेस्टोस है। पिक्चर निकाल देना एक बार एस्बेस्टोस की। सिर्फ पिक्चर है एस्बेस्टोस की। बाकी एप्लीकेशन तो अगेन बहुत ही कॉमन चीज है, वेरी कॉमन एप्लीकेशन इज देयर। जैसे एस्बेस्टोस की शीट बनती है, छतों पे लगता है, इसकी शीट बनती है, छतों पे लगता है, बट उस पे एप्लीकेशन में नहीं जा रहे, आप बस मटेरियल को दिखाना। पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मटेरियल। कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है। तो एस्बेस्टोस मिनरल ही है जो कहाँ से पाया जाता है? रॉक से पाया जाता है, विच इज फाउंड फ्रॉम द रॉक्स। नेचर क्या होता है इसका? फाइब्रस होता है। फाइब्रस नेचर का मतलब, जैसे आप सबने वूल देख रखा होगा, स्वेटर बुनते हुए देखा होगा,
फाइबर्स होते हैं, तो सेम वैसे ही इसके फाइबर्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम। एस्बेस्टॉस पहले भी कहीं लगा रखा है, चलो छोड़ो। फाइबर्स के फॉर्म में मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द फाइबर्स। जैसे ही पता चला कि फाइबर्स के फॉर्म में मिलता है, वहीं से जानकारी निकल के आ गई इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। इवन इफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई डज नॉट मीन्स विल बी यूजिंग इट। क्यों? अगर मैंने इसको कोई मटेरियल बनाने में यूज किया, क्या उसके ऊपर सिर्फ टेंसाइल लोडिंग लगेगी? नहीं, वह कंप्रेशन भी आएगा, शेयर भी आएगा। और कंप्रेशन और शेयर में भैया कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास। मतलब मैं कंप्रेशन और शेयर को भी इंक्लूड कर दूं, सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ वेस्ट है, इसकी काम ही नहीं आएगी। तो जो फाइबर्स हैं, जब उनको पुल करोगे, जब पुल करोगे, टेंशन अप्लाई करोगे उसके ऊपर, तब तो नहीं टूटेंगे। और जैसे ही आपने शेयर अप्लाई कर दिया, क्या कर जाएंगे? इस बात को समझने के लिए एस्बेस्टॉस के फाइबर देखते हैं। सी द फाइबर्स ऑफ द एस्बेस्टॉस। अच्छा, ये भी भेज दिया क्या? चलो बढ़िया है। इसने टाइप ऑफ एस्बेस्टॉस भी भेज दिए हैं, तो वो भी अभी डिस्कस करना ही है हमें। दैट इज आल्सो टू बी डिस्कस बाय अस। तो पिक्चर दे भेज ही दी उसने, तो ये वाली पिक्चर देख लो। दिस इज द एस्बेस्टॉस, तो रॉक से पाया जाता है। तो पीछे रॉक भी दिख रहा है, तो मिनरल है, रॉक से पाया जाता है, फाइबर के फॉर्म में होता है। जब पुल करोगे तब तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ निकाल के दे देगा, पर जैसे ही शेयर अप्लाई किया आपने, समझने के लिए एग्जांपल, ये हमारा फाइबर है, जैसे ही पुल अप्लाई किया अच्छी खासी स्ट्रेंथ दे देगा। कितनी वैल्यू दे देगा मेंशन करा दूंगा। पर जैसे ही आपने शेयर अप्लाई किया, फाइबर क्या कर जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाएगा, इट विल स्प्लिट। वहां पे आगे काम खराब हो जाता है। पीछे वाली जो पिक्चर है इसमें टाइप्स ऑफ एस्बेस्टॉस है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्बेस्टॉस। पीछे रॉक भी दिखा रखा है जिसमें से वो ऑब्टेन हो रहा है। तो ये सही है, पिक्चर के अंदर पीछे रॉक भी दिख रहा है आपको, और एबल टू सी द रॉक आल्सो। रॉक में फाइबर कैसे आए? रॉक के अंदर फाइबर कैसे है? सब प्रभु की माया है, सब प्रभु की माया है। अब आप ये पूछो सर इंसान में आंखें कहाँ से आई, हाथ कहाँ से आया? सर इंसान पे ऐसा सवाल पूछा आपने, सर हाथ कहाँ से आया? बायोलॉजी का प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो, सर हाथ कहाँ से आया इंसान में? ये सवाल पूछा आपने। ये प्रभु की माया है। वो बेचारा हाथ वाथ सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ करा दिया, वो सवाल क्या पूछा, हाथ आया कहाँ से? ये हो गया। और भी भेजा है क्या कुछ? ये तो भेज दिया ना, क्रायोस्टाइल भेज दिया, एमोसाइट भेज दिया, थर्मोलाइट भेज दिया। ठीक है, ये सारे भेजे हुए हैं, सेम ही है, कोई अलग चीज नहीं है, इट इज सेम। चलो नोट कर लो पहला। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस, so we can say it occur in nature. It occurs in nature. It occurs in nature in the form of rocks, in the form of rocks of specific composition. It occurs in nature in the form of the rocks of specific composition. Next point of reference.
Asbestos minerals. Asbestos minerals are fibrous in structure. पीछे पिक्चर दिखाइए और फाइब्रस का मतलब बता दिया क्या होता है. So asbestos minerals are fibers in structure and split into fine fibers. Split into fine fibers under force, under the application of force, or you can say under the action of force. Under the action of force. ठीक है. Next इसकी classification. Next point says it can be classified. It can be classified. It can be classified as पहला acid resistant. मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है. ये क्या कर सकता है? एसिड को रेजिस्ट कर सकता है. अब पीछे एग्जांपल आए हुए हैं. सो एसिड रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं. फॉर एग्जांपल so crocidolite, then amosite, then एंथ्रोफाइलाइट. सबकी पिक्चर आई हुई है पीछे. एमोसाइड भी हो गया. देन एक और आता है इस कैटेगरी में, एक्टिनोलाइट एस्बेस्टोस. तो ये हमारे एसिड रेजिस्टेंस है. पीछे पिक्चर में सारे हैं ये. So in the picture all these asbestos are being mentioned. बस मैंने कैटेगरी बना के दे दी. तो एक तो है एसिड रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है नॉन एसिड रेजिस्टेंट. नॉन एसिड रेजिस्टेंट. तो जो सवाल आएगा एस्बेस्टोस में से यही से उठ के आएगा. बोलेगा कौन सा एसिड रेजिस्टेंस है, कौन सा नॉन एसिड रेजिस्टेंट है. नॉन एसिड रेजिस्टेंट तो इनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड बहुत ही कम होती है. तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड बहुत ही कम होती है. रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड कम होती है. जैसे क्राइसोलाइट एस्बेस्टोस. ये मैंने पीछे देखा नहीं, एक बार देख लेता हूँ. है क्राइसोलाइट एस्बेस्टोस. तो कवर हो गए सारे. ऑल आर कवर्ड. तो इसको क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट के अंदर. इट्स बीन क्लासिफाइड इनटू टू. एक एसिड रेजिस्टेंस है और एक नॉन एसिड रेजिस्टेंस है. चलिए आगे. डन. पिक्चर अवेलेबल है. अच्छा, प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करी थी. इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. पर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ क्या मिल जाएगी आपको? पर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? कंपैरेटिवली बहुत कम मिलेगी. सो वी कैन से asbestos molecules are strongly bounded together only in one direction. Only in one direction with adjacent molecule. Resulting in what? Resulting in high tensile strength.
resulting in high tensile strength, but is very weak in lateral or transverse direction. Lateral और ट्रांसवर्स डायरेक्शन बहुत ही वीक है किसके अंदर, लेटरल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर. अच्छा, वैल्यू कितनी है टेंसाइल स्ट्रेंथ की? टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड डाल सकते हैं. we'll say it possess tensile strength of tensile strength of 3000 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 3000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास. स्टील बता रखा है आपको पीछे. हाई कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ कितनी थी? व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कार्बन स्टील? व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कार्बन स्टील? 2000 पे जाके रुक रही थी वो भी. was only 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हाई कार्बन स्टील से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी टेंशन में, पर किसी काम की नहीं है, वो एक अलग बात है. सो इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 3000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, but since it is also subjected to compression, impact, and other types of action, its strength is reduced to 600 से लेके 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है. कितने गुना रिड्यूस हो गई है? अप्रोक्सीमेटली 5 गुना स्ट्रेंथ कम मिल जाएगी आपको इसकी. 4 से लेके 5 गुना. यानी वो हाई कार्बन स्टील से भी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, अब स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील से भी क्या हो गई है? अब माइल्ड स्टील से भी क्या हो गई है? कम हो गई है. तो ये इसके स्ट्रेंथ की बात आ गई. दिस इज द स्टोरी ऑफ द स्ट्रेंथ. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Next we can say it has good absorption capacity. It has good absorption capacity. इसकी absorption capacity comparatively better है. So it has good absorption capacity. ये सारे एडवांटेज हुए. ड्रॉबैक की बात करें, यहीं पे लिख दिया, लो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. लो हीट यहाँ पे आएगा नहीं, नेक्स्ट लाइन पे. लो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको सीमेंट के साथ यूज कर लेते हैं. इट इज यूज अलोंग विद द सीमेंट. तो सीमेंट के साथ क्लब करके इसको यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल दिया, टाइलों में यूज कर लेते हैं, एस्बेस्टोस की शीट्स बनाई जाती हैं सीमेंट के साथ. इसकी हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? कम है. इसका मतलब किसकी तरह काम कर जाता है? इंसुलेटर की तरह काम कर जाता है. हीट को पास नहीं होने देता, करंट को पास नहीं होने देता. सो इट ऑफर्स लो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हाई रेजिस्टेंस टू एल्कली. ये आया हुआ है सवाल. इसके रेजिस्टेंस अगेंस्ट एल्कली ज्यादा होती है. हाई रेजिस्टेंस टू एल्कली. एक बार इसकी शीट्स निकाल लेना एस्बेस्टोस की. शो द पिक्चर ऑफ द शीट्स ऑफ द एस्बेस्टोस.
डन, भेज दिया। ये corrugated sheets, ये रियल पिक्चर आई है एस्बेस्टॉस शीट्स की, जो बताया था। आज के टाइम पे इसको यूज नहीं करते। इन टुडेज टाइम इट इज नॉट यूज्ड और इट इज नॉट एडवाइज टू बी यूज्ड। इससे पॉइजनिंग भी होती है, तो वो भी डिटेक्ट हो गया कि इससे पॉइजनिंग होती है, तो उसको प्रेफर नहीं किया जाता। इट इज नॉट बीइंग प्रेफर्ड। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट पॉइंट से एस्बेस्टॉस को कहाँ यूज कर सकते हैं। एक तो शीट के फॉर्म में ही आ गया, so we'll say it is used to make शीट्स, एसी शीट्स बोलते हैं उन्हें। पीछे पिक्चर दिखाई है आपको, एस्बेस्टॉस शीट्स। बोर्ड्स फॉर द रूफिंग, बोर्ड्स बनाए जाते हैं। फॉल सीलिंग में यूज करते हैं इसको, तो यूज इन फॉल सीलिंग्स, देन पैनलिंग, देन पार्टीशन वॉल, then wall lining, डोर पैनल में यूज कर सकते हो इसे। विंडोज के अंदर यूज कर सकते हो, सो विंडो पेंट्स कैन बी यूज इन विंडो पेंट्स। साइन बोर्ड में लगाया जाता है इसको, तो साइन बोर्ड्स घरों में यूज कर सकते हो, फर्नीचर में। तो वार्डरोब्स कैन बी यूज इन वार्डरोब्स। तो खूब सारी एप्लीकेशन है, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। अब जो जो एप्लीकेशन की पिक्चर मिलती है वो भेज दो। पैनलिंग के बाद लिखा है पार्टीशन वॉल। डन, डन। फॉल सीलिंग, एक पिक्चर आई है फॉल सीलिंग की, देख लो। एक और भी आई है, एक वार्डरोब की भी आई है, एक वार्डरोब की भी आई हुई है। एसी शीट का ऑल्टरनेटिव सिंथेटिक फाइबर्स यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सिंथेटिक फाइबर्स।
वी कैन यूज प्लास्टिक ऑल्सो, मेटल की शीट्स यूज कर सकते हैं, क्ले की टाइलें यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज क्ले टाइल्स ऑल्सो। बहुत सारे ऑप्शन है, ये तो अभी यूज होने लग गया, इससे पहले तो यूज करते थे, सारे ऑप्शन थे। कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, एस्बेस्टोसिस, चलो सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है। चलो सफिशिएंट है। वुडरोब्स मींस, वुडरोब्स नहीं, वार्डरोब है। जो आपके ड्रॉर्स होते हैं उनको बोलते हैं वार्डरोब्स। कपड़े रखते हो जहाँ पे, वार्डरोब्स। जूते रखते हो उनको वार्डरोब्स बोला जाता है। वार्डरोब्स थोड़ी लिखा है, वार्डरोब लिखा हुआ है ना। चलिए, सो वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑफ द मटेरियल। एक ही मटेरियल बचा हुआ है, कल कंप्लीट कर देंगे। सो टुमारो योर बीएमसी विल बी कंप्लीटेड। कल आपकी बीएमसी कंप्लीटेड है।